नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। जहां कांग्रेस ने 224 में से 136 सीटें जीती हैं, वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 64 सीटें आई हैं। अब सवाल ये कि क्या कर्नाटक के नतीजों में 2024 की आहट देखी जाए, या ये माना जाए कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा, या फिर ये समझा जाए कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने गलत मुद्दे उठाए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, याद करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये बताइए कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखकर आपको हैरानी हुई, या जिस तरह की उम्मीद आप कर रहे थे नतीजे वैसे ही आए हैं? नहीं, वैसे तो नहीं आए हैं जैसी हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि आम तौर पर होता क्या है कि मुझे ये कहने में कोई मतलब हिचक नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा प्रो बीजेपी हैं और अगेंस्ट कांग्रेस हैं। हमारी सोच, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारे कंटेंट थोड़े से उस तरह के रहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो प्रो बीजेपी और प्रो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। तो कई बार जो हमारे कंटेंट होते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, उसमें भी इन इस बात का पुट रहता है, और कई बार हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं भावनाओं में भी बह जाते हैं और कुछ ऐसा सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जाएंगे तो अगर कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा तो वो भी खत्म कर देंगे, या 2-3% वोट तो स्विंग कर ही देंगे अपने चुनाव प्रचार की वजह से। इसलिए कई बार ये कह देते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहाँ फाइट में है, या अच्छा कर रही है, या सरकार में लौट आएगी। लेकिन जो जमीन पर चल रहा है वो यहाँ दिल्ली में बैठ करके तो हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। ये तो वही कर सकता है जो जमीन पर गया हो, जिसने वाकई लोगों से बातचीत करके सर्वे किए हों, ओपिनियन किया हो। अब जैसे एग्जिट पोल में बाकी सबसे ज्यादा फैक्चुअल एक्सिस माई इंडिया का ही इस बार भी साबित हुआ, जैसा उसने हिमाचल में किया था। ठीक वैसा ही कर्नाटक में भी बिल्कुल उसके करीब पहुंचते हुए नतीजे दिखाई दिए हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए लोगों से जिनसे सही तस्वीर निकल करके आ गई, और फिर वो उसको प्रोजेक्ट कर पाए कि ये होने जा रहा है, और वही हो रहा है बिल्कुल। सुबह मैं अर्णब को देख रहा था अपने शो में, वो शुरू शुरू में मतलब गुप्ता जी की एक तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी को 60-65 पर ही दिखा रहे थे, और कांग्रेस को 140 तक ले गए थे, जबकि नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। तो शुरू का जो 1 घंटा होता है उसमें सब जानते हैं कि जो पोस्टल बैलेट हैं वो खुलते हैं, और कहीं कहीं से गिनती शुरू हो जाती है। उसमें शुरू के 1 घंटे में, सवा घंटे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वाकई नेक टू नेक फाइट है या कुछ और होने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद आपको संकेत मिल जाते हैं, रुझान मिल जाते हैं किसकी तरफ जा रही है गाड़ी, और 3 घंटे बाद तो लगभग क्लियर हो जाता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन पिछड़ गया है। यही कर्नाटक में भी हुआ है। उसके बाद अर्णब हो या दूसरे लोग हों, उनकी बैटिंग मुझे तो नहीं दिखाई दी। फिर वो केवल रक्षात्मक सुरक्षात्मक ही आ गए। देखिए अंजू जी, ये मान करके चलना कि भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों में जीतती चली जाएगी, और ये मान करके चलना कि साहब जो उनके मुखालिफ हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं,
उनका सोपड़ा साफ ही होता चला जाएगा। मेरे विचार से ये ठीक नहीं है। और डेमोक्रेसी में अ, अच्छी बात क्या है कि ठीक है, ओवरऑल जब देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर जो कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको देखते हुए एक बड़ा वर्ग, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इस समय कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहा है। लेकिन राज्यों में तो राज्यों की लीडरशिप ही काम करेगी ना। जिस समय कर्नाटक में चुनाव बिल्कुल। नतीजे आ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज के चुनाव के परिणाम भी आ रहे थे और वहां भारतीय जनता हम्म। पार्टी जीत रही थी। चाहे आपके नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और सभी 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। इट शोज के योगी आदित्यनाथ का करिश्मा भी चल रहा है, जनता के बीच में जो लगातार जाते हैं उसका भी असर दिखाई दे रहा है। तो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ जैसी लीडरशिप नहीं है या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसी लीडरशिप नहीं है। अब एक दो चीफ मिनिस्टर आपके हैं जो अपने राज्यों की सीमाओं के बाहर भी लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं, जहां उनकी डिमांड होती है कि भाई हमारे यहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए भेज दीजिए। पर जो बाकी के राज्य हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके बारे में कुछ इस तरह की डिमांड होती है क्या कि साहब आप बसवराज बिल्कुल। बोम्मई को हमारे यहाँ भेज दीजिए या मनोहर लाल खट्टर को भेज दीजिए, या आप जो दूसरे इनके राज्य हैं शिवचरण चौहान उनको भेज दीजिए। मुझे तो याद नहीं आता, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भेज दीजिए, वो बड़े लोकप्रिय हैं। केवल दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रामाणिक तौर पर, मतलब जिनकी लोकप्रियता है, जिनको लोग प्यार करते हैं, जिनको सुनना पसंद करते हैं, जिनकी विचारधारा, जिनके कार्यकलापों, जिनके जी। एक्शन, इन सब से प्रभावित हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में ये एक बड़ा संकट है। ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी अगर बेंगलुरु में ही 2 दिन लगा रहे हैं रोड शो में, और अगर उनको बजरंगबली की शरण में जाना पड़ रहा है प्रधानमंत्री होते हुए भी, तो फिर ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो कमजोरियां थी, जो एंटी जी। इनकम्बेंसी फैक्टर था, उनको इस बात का अच्छे तरीके से एहसास था। ओंकार जी, आपने कहा कि हर जगह योगी नहीं हो सकते या हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं हो सकते, लेकिन फिर क्या आपको लगता है कि यही एक कमी थी कर्नाटक में कि लोकल लीडरशिप वहां नहीं थी, या फिर ये कहा जाए कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ वहां के नेताओं का तालमेल नहीं है, कहीं ना कहीं कमी रह गई? क्या देखते हैं आप? या वहां के लोकल इश्यूज थे, उनको बीजेपी अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस अच्छे से एड्रेस कर पाई, ये वजह भी आपको लगती है? देखिए, वो एक गांव में कहावत है कि जिसकी गाड़ी पलट जाती है उसे सब मूर्ख कहने लगते हैं। गाड़ी पलट जाती है मतलब जो बैल बोगी या भैंसा बोगी होती है, अगर वो पलट जाए, चाहे गाड़ी वाहन की गलती है कि नहीं है, चाहे दूसरी वजहों से पलटी है, पर सब जो गाड़ी हाँकने वाला है उसी की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। इस पर तो गाड़ी हाँकनी नहीं आती, इसने तो गड्ढा नहीं देखा, इसने तो ये नहीं किया, उसने। तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो आज सब भारतीय जनता पार्टी की कमियां निकालने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, 5 साल वहां गवर्नमेंट थी, 5 साल भी नहीं थी। 2018 में जब नतीजे आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की 104 सीटें आई थी, कांग्रेस की 81 सीटें आई थी और जेडीएस की 37 सीटें आई थी। अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार नहीं बना पाई थी, नहीं बनाने की स्थिति में थी। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास 113 के अंक होने चाहिए, वो उनके पास नहीं थे। तो जेडीएस को सपोर्ट करके कांग्रेस ने वहां एचडी कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रह गई।
ये अलग बात है कि 1 डेढ़ साल के भीतर ही वहाँ अंतर कलह इतनी चरम पर चली गई कि जेडीएस के भी एमएलए टूट गए, कांग्रेस के भी एमएलए टूट गए, उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो 3 साढ़े 3 साल से ये सरकार वहाँ चल रही थी। इन 3 साढ़े 3 साल में उन्होंने जो वायदे किए थे वो ज़मीन पर उतरे कि नहीं उतरे, या जो अपेक्षा लोगों की रही होगी वो पूरे कर पाए कि नहीं कर पाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। नंबर 2, इनको बीच में लीडरशिप चेंज करनी पड़ी वहाँ पर। वहाँ येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को लेकर के आए। येदियुरप्पा को कहा गया कि आपकी उम्र हो गई है। तो कई बार क्या होता है कि मेन लड़ाई से पहले अगर आप सेनापति बदलते हैं तो उसके कई बार आपको खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। कई बार फायदे भी मिल जाते हैं, जैसे उत्तराखंड में फायदा मिल गया था, गुजरात में फायदा मिल गया था। पर ये चीजें हर राज्य में लागू हों ये जरूरी तो बिल्कुल नहीं है। पंजाब में कांग्रेस बिल्कुल। ने बदला था, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के आए थे, वो पूरी तरीके से फेल हो गए। मेन बात ये है कि जो वहाँ के लोकल इश्यूज थे और कांग्रेस ने जिस तरीके की वहाँ रणनीति बनाई चुनाव जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर डालने के लिए, वो मुझे लगता है कारगर रही। कुछ और कारण हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं से आते हैं, दल से आते हैं। अगर हम बहुत गहराई से अध्ययन करें जो नतीजे आए हैं, उसमें 3 तबके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने वोट किया है। एक मुस्लिम, 82% मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट किया है और 10% जेडीएस को किया है। इसी तरीके से जो ईसाई समुदाय है उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए वोट किया है। और एक तीसरा वर्ग दलित, वो भी भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट हुए हैं और उनका अधिकांश वोट कांग्रेस को चला गया है। अब उसकी क्या वजह है ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को देखना पड़ेगा, उसकी छानबीन करनी पड़ेगी कि 2017 में आपने दलित को राष्ट्रपति बनाया, 2022 में आकर के आपने एक वनवासी जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय की लेडी को राष्ट्रपति बनाया। फिर भी कहाँ कमी रह गई है, कोई कम्युनिकेशन में कमी रही है, कुछ दूसरे कारण रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, इसका निश्चित रूप से वहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव संकेत गया होगा। एक और बात हमें मान करके चलनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी एकजुटता होनी चाहिए थी, जितना अनुशासन होना चाहिए था, जिस तरह की रणनीति होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं चूक कर दी है। 70 के आसपास नए लोगों को टिकट दिए थे इन्होंने, जिनमें से 60-61 लोग चुनाव हार गए। तो वो किस बेस पर आपने टिकट चेंज किए और पुराने लोगों के काटे? इसके अलावा जगदीश शेट्टार जैसे लोग जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके, वो अगर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि कहीं कम्युनिकेशन में कमी तो नहीं है, संवाद में कमी तो नहीं है, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि मेरा सम्मान नहीं रह गया है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और जो ये फ्रीबीज का जो सिलसिला आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली में उनके लिए कारगर रहा, वही कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने भी किया है। अब वो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस ने जो फ्री की इतनी सारी घोषणा कर दी है, उनको ये जमीन पर कैसे उतारेंगे, लागू कैसे करेंगे। पर अपने हर दांव में कांग्रेस वहां कामयाब रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी तो 21 दिन यानी सर्वाधिक राहुल गांधी वहीं थे। वहीं पर सोनिया गांधी पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और कोई कसर बाकी ना रह जाए इसलिए सोनिया गांधी की रैली इस बार चुनाव में भी कराई गई। बहुत दिनों बाद सोनिया गांधी किसी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची है। तो कांग्रेस एकजुट थी, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के
आपसी मतभेद सबको पता है किस तरह के हैं, और वो शुरू हो गया चुनाव नतीजे आने के बाद। डीके शिव कुमार अलग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नारेबाजी करवा रहे हैं, सिद्धारमैया अलग करवा रहे हैं, यानी कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिशें हो गई हैं। जूतों में दाल बटनी है अगले 2-3 दिन। तो जैसे इनके तौर तरीके हैं, विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी, एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान तय करे कि मुख्यमंत्री कौन हो। अब उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, या असम जैसे हालात बन जाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पर कम से कम वोट पड़ने तक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों एकजुट दिखाई दिए। जो थे वहां की सर, कांग्रेस की लेकिन जो सर, लीडरशिप थी वो एकजुट दिखाई दी। सर यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, जैसे आपने जय बजरंगबली के नारे की बात की, ये बातें चुनाव के बीच में उठी कि धार्मिक नारेबाजी पीएम मोदी को नहीं करनी चाहिए, उनको अपने कद के हिसाब से चलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो दाव अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने चला था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, तो ये जो दाव था ये उनके लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया क्योंकि बीजेपी ने इसको लपक लिया? देखिए, कई मामलों में चीजें समझ में आती नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहाँ कमजोर पड़ जाता है या कहाँ रणनीतिक चूक कर जाता है। या तो प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के कामकाज पर, विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है, या जो इनके सपोर्टर हैं, जो इनके वोटर हैं, उन पर इनको भरोसा नहीं है। कई बार हमने देखा है अलग अलग राज्यों के चुनाव के समय कि कहीं ना कहीं एक छोंक लगाया जाता है धर्म का, राष्ट्रवाद का, कुछ इस तरह के टोने टोटके करने की कोशिश की जाती है। बजरंगबली वाला प्रकरण बहुत सारे लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा, मेरे भी नहीं उतरा, क्योंकि वो बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं और आप बजरंग बली की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सारी हिंदू जनता सनातनी ही है ऐसा नहीं है, और सारे लोग हनुमान मंदिर ही जाते होंगे या भगवान शंकर के, महादेव के मंदिर जाते होंगे, शिवालयों में जाते होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो एक सर्टेन आप संख्या लगा लीजिए उतनी होती है, और वो आपके साथ ही है, आप बजरंग बली के नारे लगाएं या ना लगाएं। पर मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, तो भी जो सेकंड आपकी लीडरशिप है, आप अमित शाह से करवा लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ से करवा लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा से या किसी दूसरे लीडर से करवा लीजिए। आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए था कि सभाओं के शुरू में आप बजरंग बली की जय बोलें, सभा खत्म होते हुए बजरंग बली की जय बोलें। अब तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि बजरंग बली भी इनके काम नहीं आए, तब क्या करेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई एक रणनीतिक चूक है। और देखिए, कर्नाटक में जमीन पहले से तैयार थी। वो पूरा हिजाब प्रकरण जो है कर्नाटक में ही हुआ है, कहीं और तो हुआ नहीं है। कुछ कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत धरने, प्रदर्शन, ये वो हाय हुल्ला हुई जरूर हुई है, लेकिन पूरा हिजाब प्रकरण वहीं गरमाया गया था। और उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें थी वो अब समझ में आ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे लोगों के। उन्होंने तो अपने लोगों को ध्रुवीकृत कर लिया, और जब आपने बजरंग बली का जयकारा लगा दिया तो उसके बाद वो और ज्यादा यूनाइट हो गए, और इसीलिए उन्होंने इस बार जेडीएस की तरफ नहीं देखा है, इस बार एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट दिया है। और ईसाई वोट आपको गोवा में मिलते होंगे, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मिलते होंगे, कर्नाटक में अधिकांश ईसाई वोट चला गया कांग्रेस को, और दलित भी आपके बंट गए, वो भी कांग्रेस को गए हैं। तो ये तो बीजेपी नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि हर जगह प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना कितना उचित है और कितना अनुचित है। आप प्रधानमंत्री को ही खर्च करते चले जाएंगे हर राज्य में,
तो एक समय ऐसा आएगा जब उनका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ओंकार जी, एक और चीज़ जो इसी प्रचार के दौरान बीजेपी ने की थी कि 4% मुसलमानों को जो आरक्षण दिया जा रहा था, उसको खत्म कर दिया था। तब तो ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन अब जब नतीजे सामने आ गए, तो आपको क्या लग रहा है? क्या वो जो मास्टर स्ट्रोक था, वो कहीं चला ही नहीं, वो टाइम टाइम फिस हो गया? उसने भी तो वहाँ मुसलमानों को ध्रुवीकृत किया है, एकजुट किया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ और कांग्रेस को लाओ। क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इसे फिर से बहाल करेंगे। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद आप मास्टर स्ट्रोक समझ करके करते हैं, लेकिन उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलता नहीं है कई बार। वो 4% मुसलमानों से लेकर के ये कह कर के कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, वो इन्होंने एक तरीके से जो गरीब हैं, पसमानदा हैं, उनको दे दिया था, चाहे वोका-लिग्गा हो या दूसरे समुदाय हों। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? वोका-लिग्गा जो है वो तो ज़्यादातर जेडीएस को जाता है और जो दूसरे समुदाय हैं उनमें बँटवारा हो गया है। बहुत सारे ऐसे इलाके, चाहे कोस्टल एरिया हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे ओल्ड मैसूर हो, वहाँ भी कांग्रेस को ही ताकत मिली है। तटीय इलाके में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा-सा मिला है, लेकिन जो बाकी के एरिया हैं वहाँ तो कांग्रेस ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है और उसी की वजह से कांग्रेस यहाँ तक पहुँची है। ओंकार जी, पिछले चुनाव में बीजेपी को 104 के आसपास सीटें मिली थी, इस बार 64 के आसपास बीजेपी आ गई है। और दूसरा, फिर आपको क्या लगता है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें भी कोई नाराजगी है? क्योंकि ये बात अब बीजेपी के अंदर से ही उठ रही है कि नेता लोग अपने कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनके साथ खड़े नहीं रहते हैं। जब कार्यकर्ताओं को पार्टी की जरूरत होती है, तो पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं रहती है। हमने देखा कि कर्नाटक में किस तरह से हत्याएं भी हुई हैं, प्रवीण की हत्या हुई है, हर्षा वाला कांड हुआ है, और उसमें भी कहा गया कि कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनकी अपनी सरकार थी। तो ये जो मामले होते हैं, क्या ये भी पार्टी को इस बार इन मामलों से भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है? क्योंकि एक मैसेज तो जाता ही है ना कि हम जिस पार्टी के लिए जी जान लगा के खड़े हैं, वो पार्टी वक्त आने पर हमारे साथ ही नहीं है। देखिए, ये कई मामलों में देखा गया है और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की कमजोरी है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए, दूसरे जो आनुषंगिक संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों की हत्याएँ हुई हैं। वहाँ तो रिजल्ट आने के बाद मई में क्या मतलब अफरा-तफरी, हिंसा, आगजनी, तोड़-फोड़, लूट-पाट, यहाँ तक के जो बीजेपी के सपोर्टर थे, उनकी महिलाओं के साथ उनकी अस्मत पर हाथ डालने की कोशिश, ये सब कर्मकांड वहाँ हुए थे। और उस समय लहूलुहान चेहरे लेकर के लोग वहाँ से भागे थे असम की तरफ। तब भी ये सवाल उठे थे कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं की रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? अगर ऐसी सरकार है राज्य में जो आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देना चाहती है, आगे के लिए उनको एक सबक सिखाना चाहती है, तो फिर उनका आप केंद्र में हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हुए हैं? बाद में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, फटकार भी लगाई और सीबीआई को मामले की जांच भी सौंपी गई, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। कई बार कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आ जाता है। वही यहाँ भी हुआ है कर्नाटक में भी। कर्नाटक में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। अ, उनको अपने हाल पर भी छोड़ा गया है। चलो, पश्चिम बंगाल में तो आप कह दोगे कि ममता बनर्जी की सरकार है, वो क्यों हमें इंसाफ देगी, पर यहाँ तो आपकी अपनी सरकार थी। यहाँ भी उनको अगर कार्यकर्ताओं को आप अकेला छोड़ देंगे या उनको और उनके परिवार वालों को और जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनको शिकायतें होंगी, तब पूरे मनोयोग से कोई कार्यकर्ता आपके लिए काम क्यों करेगा? तो वो एक माइनस पॉइंट है। इसके बारे में इन लोगों को सोचना पड़ेगा।
सर ये जो ध्रुवीकरण, तृप्तिकरण, ये मुद्दा भी उठ रहा है, ऐसी योजनाएं या ऐसी बातें उस तबके के लिए क्यों, जो आपको वोट नहीं करता है? केंद्र सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि वो इस तरह की योजनाएं क्यों ला रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए, लेकिन फिर उनको ही पटाने की कोशिश भी करते हैं। ये मुद्दा भी तो बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के बीच या उन वोटरों के बीच जाता ही है जो बीजेपी को वोट करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडेंटिटी रही है, जो पहचान रही है, वो तो हिंदुत्व के कारण रही है। और बहुत बड़ा तबका जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा भी इसीलिए था। अभी भी जुड़ा हुआ है मजबूरी में, क्योंकि अभी कोई विकल्प है नहीं उनके पास। अभी भी वो यही मानते हैं कि ये लोग अ, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम्म। केदारपुरी का सौंदर्यीकरण हो, उसको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं देने की हो, चाहे काशी विश्वनाथ नगरी में कॉरिडोर और तमाम दूसरी चीज़ें बनाने की हो, चाहे उज्जैन में महाकाल के पूरे परिसर को चमकाने की बात हो, सोमनाथ की बात हो, चाहे आपका भगवान राम का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो हो। एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी, आध्यात्मिक जो एक पहचान रही है, उसको एक तरीके से फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए वो लगे हुए हैं। ये संदेश तो ठीक है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक मस्जिद का दौरा किया, मदरसे का दौरा किया, बीच में डीएनए का सवाल कर दिया, कुछ और बातें ऐसी कह दी कि हमारे सबके पूर्वज तो एक ही थे। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक बात ये है कि साहब, जो ख़ास तौर से मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं, पसमानदा जिनको कहते हैं, उन पर अगर हाथ रखा जाए और वो अगर हमारी तरफ आ जाएं, तो ये जो मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, या दूसरे क्षेत्रीय दल हैं जिनमें एनसीपी से लेकर के तमाम आपके आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, तो इनकी राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन ये उल्टा पड़ रहा है, लोगों में इसके बहुत तीखे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि कर्नाटक में भी इन्होंने ये दांव चला था, वहां भी उल्टा पड़ गया। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि इस जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सिद्धरमैया ने तो ये तक कह दिया कि अब वो तो 2024 में राहुल गांधी को पीएम देख रहे हैं। आपको लगता है कि इन नतीजों का 2024 का पर कोई असर पड़ेगा या उसका कोई सेमीफाइनल इसे मान लिया जाए? क्या ऐसा आपके आंकलन कहते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जब नई नई जीत मिलती है ना किसी पार्टी को किसी राज्य विशेष में, तो अति उत्साह में कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े सपने देखने की प्रक्रिया शुरू होती है। और उसी का शिकार जो है इस समय कांग्रेस दिखाई दे रही है। इनको ये क्या भूल गए कि 2018 में क्या हुआ था और 2019 में क्या हुआ था। 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान जीता था, मध्य प्रदेश जीता था, छत्तीसगढ़ जीता था। 2019 में क्या हुआ? 2019 में इन तीनों राज्यों में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़े। मध्य प्रदेश में एक सीट छोड़ करके सारी सीटें बीजेपी ने जीती। राजस्थान में तो सारी ही सीटें जीत ली। छत्तीसगढ़ में 13 में से 11 सीटें शायद भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो ये सपने देखने बंद करें, और कोई मुकाबला ही नहीं है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। हाँ, इनको जो ये नई नई गलतफहमी हुई है कर्नाटक जीतने के बाद, ये इनका और बेड़ा गर्क करेगी, क्योंकि ये अब गलतफहमी के शिकार होंगे। ये अब जो क्षेत्रीय दल हैं उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, ये कह करके कि देखो हम तो कर्नाटक भी जीत गए, अब हम 4 राज्यों में हैं। कर्नाटक हो गए,
हिमाचल हो गए, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो हमारी दावेदारी बनती है राहुल गांधी को फिर से आप लोग चेहरा स्वीकार करें, और इसमें तय मान लीजिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। क्या ममता बनर्जी करेंगी? क्या अरविंद केजरीवाल करेंगे? क्या केसीआर करेंगे? शरद पवार तो पहले ही कह चुके हैं कि लीडर के तौर पर जो है राहुल गांधी को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? अपनी ढपली, अपना राग। उसका नतीजा 2014 में भी इन्होंने देख लिया, 2019 में भी देख लिया। तो ठीक है, आपको जीत मिली है, बहुत खुशी की बात है। एक मजबूत विपक्ष भी देश में होना चाहिए, इसमें कहीं कोई, और हमेशा हर राज्य में एक ही पार्टी जीतती चली जाएगी ये भी संभव नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग फैसला करते हैं। और कभी कभी होता है ना कि अगर आपको चोट ना लगे या आपका ये अति आत्मविश्वास बढ़ता चला जाए कि हम तो अब अजेय हैं, हर जगह हम ही जीतते चले जाएंगे, तो कभी कभी आपको धक्का भी लगना चाहिए। आप जब आराम तलब हो जाते हैं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के सवाल पर, मतदाताओं ने जो अपेक्षाएं की थी उनके सवाल पर, या दूसरे कारणों से, तो कभी कभी ऐसा छोटा मोटा धक्का लगते रहना चाहिए, जैसा हिमाचल में लगा है और अब कर्नाटक में लगा है। लेकिन ये धक्के फिर ऐसा ना हो कि अभी मध्य प्रदेश में भी होना है चुनाव, राजस्थान में भी होना है, ये धक्के ना लगे। लेकिन आपको क्या लगता है बीजेपी को क्या सबक लेना चाहिए कर्नाटक की इस हार से? बहुत सारी चीजें हैं। अभी मध्य प्रदेश में तो वाकई इनको धक्का लग सकता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो एक मजबूती दिखाई दे रही है, वो कितनी मजबूती है ये अभी इसका आकलन होना बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी है चौहान सरकार के खिलाफ। इसके अलावा राजस्थान में जिस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो जाएगी। लेकिन अगेन, अगर मेन चुनाव यानी जो फाइनल है लोकसभा का चुनाव, उससे पहले अगर दूसरे दलों की सरकारें बनती हैं और आप फिसल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको, आपकी कोशिशों को, आपकी उम्मीदों को झटका लगता है। और जब दूसरे दलों की सरकारें राज्य में होती हैं तो जरूरी नहीं है कि वैसे ही परिणाम आपको मिल जाएंगे जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में मिले थे। कई बार एंटी इनकम्बेंसी जो है वो केंद्र के प्रति भी हो जाती है। और चूंकि नरेंद्र मोदी 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करती ही है। तो ऐसे में अगर कुछ राज्यों में और आपको हार मिल गई, तो 2024 को फिर आप इतने हल्के में नहीं लेकर के चल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ही फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और वैसी ही थंबल मेजोरिटी मिल जाएगी जैसी 2014 और 2019 में मिली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंतन और मनन का वक्त है कि आखिर कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ कि उनको मतलब सीटें इतनी कम आई हैं। मतलब 104 जब पिछली बार आई थी तो कम से कम उसके आसपास तो आंकड़ा रहना चाहिए था, जैसे कि सभी एग्जिट पोल कह भी रहे थे। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि बीजेपी अपनी इस गलती से कुछ सीखती है या नहीं, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो तालमेल अभी नजर नहीं आ रहा है, जिसकी बात बार बार होती है, कम से कम उस जो गैप है उसको पूरा जरूर करना चाहिए बीजेपी के आला कमान। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी दी, ओंकार जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार अंजू जी।